पूरी पढ़ाई करते हो अपनी प्लेसमेंट्स की एंड आपकी 35 लाख की एक बढ़िया जॉब लगती है। अब आप ये सोचो 2 महीने बाद आपका ले ऑफ हो जाए वहाँ से। सेल्फ स्टडी कैसे की जा सकती है? तो किसी भी प्रिपरेशन की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में टॉप आना है, बट जब बाद में पता चला कि एट द एंड में सबको ही बोलता हूँ अभी जितने कोडिंग वाले होंगे कोई डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशन फैक्टर भी ज़रूर रहा होगा। वो दिमाग में आ गई थी कि चलो बेस्ट दे के देखते हैं कितना स्कोर आता है। कोडिंग फर्स्ट ईयर में तो आपने नहीं की थी चालू? और जब डीएसए का सिलेबस खोला और समझ आया कुछ भी नहीं आता, तब लगा कि भाई अब तो फंस गए। इंटर्नशिप्स तो आपके कॉलेज में भी आई थी डेफिनेटली, और आपका सीएस ब्रांच भी था। हाँ, मैंने वो 3 डेट्स देखी थी कि 4 साल हो जाएंगे, लास्ट में सबका इंटरव्यू होगा। हाँ। तो उसका कुछ आइडिया ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। मान लो आपको ना आईआईटी जेई के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी आपने सेल्फ स्टडी से अंडर 10,000 रैंक पा ली। उसके बाद आप डीटीयू जैसे टियर 1 कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिलती है। फिर वहाँ पे जाके भी यार आप बहुत अच्छा करते हो कॉलेज के अंदर, लेकिन कोडिंग के अंदर आपका मन नहीं करता, आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, अच्छा करते हो उनमें भी, बट लास्ट में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार टेक जॉब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, ज़रूरी होती है अगर बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं तो। उसके बाद आप सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर 4th ईयर से जस्ट पहले पूरी पढ़ाई करते हो अपनी प्लेसमेंट्स की एंड आपकी 35 लाख की एक बढ़िया जॉब लगती है, बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप के अंदर, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस के साथ। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको सुनने में। अब आप ये सोचो 2 महीने बाद आपका ले ऑफ हो जाए वहाँ से। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है, और अच्छी बात क्या है, 2 महीने बाद उनकी वापस से प्लेसमेंट हो गई, एक ऑफकोर्स दूसरी कंपनी में, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई है, राइट। तो आज का पॉडकास्ट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे, हमारे जितने भी आप ऑडियंस हो, 99% आप में से टियर 3 टियर 2 कॉलेजेस के ही है। तो ऑफ कैंपस कैसे काम करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आज आपको पता होने वाली है। और यार इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं, ऐसे और भी गेस्ट्स आने वाले हैं जो ऑफ कैंपस अप्लाई किया जिन्होंने और उनकी जॉब लग गई। बट आज के गेस्ट स्पेसिफिकली यार आपको ये भी सिखाएंगे कि यार ऐसे जब टफ टाइम्स आते हैं, जब आप ले ऑफ हो जाते हो, ठीक है, और आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस समय पे, आप इस सोच में पड़ जाते हो कि यार ज़िंदगी भर मैंने सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करके इतनी ज़्यादा पढ़ाई की और उसके बाद भी यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ इतनी अनफेयर चीज़ें क्यों हो रही है। बट आपको आज ये सीखने को मिलेगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को साइड करके आप फिर भी एक स्ट्रक्चर तरीके से आराम से अगर पढ़ते हो, सिर्फ ध्यान देते हो पढ़ाई में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, तो आप वापस से अच्छी जगह प्लेस हो सकते हो। तो वेलकम हर्ष, वेलकम टू कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल। थैंक्स राघव, और इतनी तारीफ के लिए भी शुक्रिया। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। बिल्कुल, कुछ ऑडियंस को बताइए अपने बारे में। ओके, सो आई एम हर्ष और मैं अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और जैसे राघव ने मेरा कुछ बैकग्राउंड दिया वो सब मेरे साथ हो चुका है। मैंने मल्टीपल स्टार्टअप्स में भी काम किया हुआ है, टेक में भी काम किया है, टेक में भी, और करंटली मैं सिर्फ टेक में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, करंटली एक एमएनसी के अंदर। तो आज थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे टियर 1 से पहले ऑन कैंपस प्लेसमेंट ली, फिर ऑफ कैंपस भी ट्राई किया, तो पूरी जर्नी से शायद आपको लेसन्स मिले। सो लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो को, और अगेन यार वीडियो प्लीज़ एंड तक ही देखना। आज सिर्फ डीएसए डेव की बातें नहीं है, बहुत सारी यार हार्ट टू हार्ट बातें होने वाली है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो हर्ष यार बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने सेल्फ स्टडी की थी, तो थोड़ा तो बच्चों को यार ये भी बता दो, क्योंकि जैसे भले ही 11th-12th की प्रिपरेशन एक अलग चीज़ है कोडिंग से, बट स्टिल सेल्फ स्टडी कैसे की जा सकती है बिना पैसे दिए कहीं पे भी, अगर किसी को जाना है, कोई बैच अगर कोई एनरोल नहीं कर पा रहा है या फिर लाखों रुपए हज़ारों रुपए नहीं दे पा रहा है, तो किसी भी प्रिपरेशन की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी कैसे की जा सकती है कम से कम टाइम में भी। ओके, सो सेल्फ स्टडी जैसे हमने 2018 में अपनी 12th की थी, आज से जो 5 साल हो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, उतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि क्या क्या एग्जाम होते हैं, टियर 1 टियर 2 क्या होता है। यूट्यूब उस टाइम पे जस्ट बूम करना स्टार्ट हुआ था जियो की वजह से, तो तब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आना स्टार्ट हुई थी, बट उतना पता नहीं था। तो मेरे साथ भी सेम सिनेरियो था कि मैंने 12th तो कर ली, तब तक यही था कि चलो भाई ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में टॉप आना है, बट जब बाद में पता चला कि आउटसाइड वर्ल्ड क्या है, कॉलेज में जाना होता है, फिर जॉब लगती है, तो उस टाइम पे मैंने फिर यूट्यूब से देखना स्टार्ट करा कि अच्छा ये एग्जाम होता है। तो फिर मेरे को पता चला जेई मेंस के बारे में, बट तब तक क्या था, आधी 12th जा चुकी थी, तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो मैं अभी भी, जैसे मैंने 12th का एग्जाम क्लियर कर लिया, जेई क्लियर कर लिया, तो इन सब में एट द एंड में सबको ही बोलता हूँ, अभी जितने कोडिंग वाले होंगे सबने ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़िए। तो जब भी लाइफ में आपको कुछ अचीव करना हो, उस पर ग्रीडी एल्गोरिथम लगाओ, अपने हर दिन का, हर घंटे का आउटपुट मैक्सिमाइज करो,
और एट द एंड जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा मैक्सिमाइज्ड निकलेगा। तो मैंने सेम ही चीज़ करी, बस सेल्फ स्टडी में क्या था कि मैंने अपने हर दिन के आउटपुट के ऊपर फोकस करा कि 8-10 घंटे में फोकस्ड वाले 8-10 घंटे बैठना नहीं है, 8-10 घंटे का आउटपुट निकालना है। वो मैं जेई के उठा के पढ़ूँ, जेई के जो फेमस टॉपिक्स थे, पूरा सिलेबस तो नहीं कवर हो पाता सेल्फ स्टडी में, तो जितने भी फेमस टॉपिक्स थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने वो सारे उठा के लगाए और उससे मेरा 180 आउट ऑफ 360 आ गया था। तो उससे दिल्ली के अंदर Tier 1 मेरे को मिल गया था। वेरी नाइस। एंड मतलब कोई डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशन फैक्टर भी ज़रूर रहा होगा, क्योंकि उसके बिना यार सेल्फ स्टडी जैसी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं रहती है। तो क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी उस समय? यार उस टाइम पे तो मोटिवेशन सिंपली यही थी कि एक बार क्या हुआ था, मैं जब स्कूल में था, एक मैं आउटसाइड इवेंट अटेंड करने गया था और वो DTU के अंदर था। तो मैं कॉलेज देख के हिल गया था कि यार Tier 1 कॉलेज इतना बड़ा और मतलब कि कुछ मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि जब तक मैंने अपने कजन्स वगैरह कॉलेज सुना था, वो प्राइवेट कॉलेज होता था छोटा सा, बट वो IIT DTU की जो एक वो चमक थी, वो उसने मेरे को मोटिवेट कर दिया था। बट उस टाइम भी मेरे को ऐसा नहीं था, बस मेरा था कि पढ़ना है, और वो एक जो टॉपर्स मेंटालिटी होती है वो दिमाग में आ गई थी कि चलो बेस्ट दे के देखते हैं कितना स्कोर आता है। तो एट द एंड अच्छा ही स्कोर आ गया। सही है, सही है। थोड़ा ना कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ कि कोडिंग फर्स्ट ईयर में तो आपने नहीं की थी चालू, ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कितना कितना कब कब कैसे कैसे पढ़ा था? और स्टूडेंट्स का भी यार ये डाउट रहता है कि इंटर्नशिप से अगर हमें इंटर्नशिप क्रैक करनी है, जो कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आ रही है, तो उससे पहले कितना DSA उनके लिए रहेगा अप्रोप्रिएट, और कितनी प्रोजेक्ट्स अगर बनाने हैं तो, और प्लेसमेंट से पहले क्या जो 6 महीने हैं, अब उसमें बच्चों को थोड़ा सा होता है स्ट्रगल, क्योंकि आपने भी मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन तब की थी। वो थोड़ा बताइए कि उन 6 महीने में आपने किन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, कौन सी चीज़ें आपने कॉम्प्रोमाइज़ की थी, ताकि वो डिज़ायर्ड जो प्लेसमेंट आपको ऑन कैंपस अभी जो मिली थी, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, वो कैसे मिली? ओके, तो अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ से बताऊं तो क्या हुआ था, जेई क्लियर हुआ था, तो इतना ओवरवेलमिंग होता है ये सब कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उसके बाद आप खो जाते हो कि अब तो हो गया, अब तो मज़े हैं। तो वो जो मज़े वाला फेज़ पता नहीं चलता कब 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर निकल जाते हैं, और फिर पता चलता है कि भाई अगले साल कंपनी आने वाली है। तो ये फेज़ मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि वो फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं मज़े में। तो मैंने भी वही किया था। तो ये गलती मत करना अगर आप स्टार्टिंग में हो। हमेशा हम क्या होता है कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तो ऑलवेज टाइम देखते रहना। सेकेंड ईयर एंड होती है, आपका इंटर्नशिप का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो DSA उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप में जनरली क्या है, डेवलपमेंट और ये सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछते, कोर का थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, और DSA तो है ही मैंडेटरी, तो वो समझ के चलना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि C होता ही है हमारा उसमें कोर सब्जेक्ट्स में। तो C अगर आप पढ़ लोगे, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनके कोर्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो बहुत हेल्प करेगा। और इंटर्नशिप से आई वुड से कॉलेज के साथ भी कि टाइम मिल जाता है और उतना भी हेक्टिक नहीं होता, अटेंडेंस वगैरह करके, एक असाइनमेंट कॉपी करके हो जाता है। तो 6 महीने भी अगर आप आराम से DSA कर लोगे, और अगर रगड़ के करना है तो 3-4 महीने में इंटर्नशिप के लिए इनफ हो जाता है। फिर प्लेसमेंट की बात रही, प्लेसमेंट में भी सेम सिनेरियो है, जैसे सेकंड ईयर में इंटर्नशिप होती है, थर्ड ईयर एंड में आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो पीरियड भी पता नहीं चलता कब चला गया, कि अभी आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, फिर आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए, और कब प्लेसमेंट सीजन आ गया। तो वो टाइम कब निकलता है वो पता नहीं चलता। तो वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है, वो देख के चलना है। और सेम इसके अंदर भी सिनेरियो है, थोड़े सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका एक राउंड बढ़ जाएगा इंटरव्यू का, बट सिनेरियो सेम ही है। जो इंटर्नशिप में आपने DSA करा था, यहाँ पे भी आपको DSA कोर सब्जेक्ट्स करने हैं। कुछ अब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कौन क्या पूछेगी, बट मेजरली जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो, और DSA बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए, जैसे इंटर्नशिप्स तो आपके कॉलेज में भी आई थी डेफिनेटली, और आपका CS ब्रांच भी था, तो उस समय आपकी प्रिपरेशन क्या थी, लगी थी या नहीं लगी थी इंटर्नशिप, आप बैठे थे या नहीं बैठे थे, सिनेरियो क्या था उस समय? ओके, तो मैं भी वही टिपिकल अनअवेयरनेस का विक्टिम था। मेरे को पता ही नहीं था कि इसे DSA करना होता है। इवन मेरे को ये भी नहीं पता था कि जॉब कैसे लगती है। मैंने वो 3 डेट्स देखी थी कि 4 साल हो जाएंगे, लास्ट में सबका इंटरव्यू होगा, तो उसका कुछ आइडिया ही नहीं था। तो सेकंड ईयर में मैं आया था, तो मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने में चला गया था, मैं एडटेक में चला गया था। तब मेरे को पता चला अच्छा DSA करना होता है, इंटर्नशिप सीजन आएगा, कंपनीज आएंगी। तब तक ऑलरेडी बहुत लेट भी हो चुका था, और मैं एक चीज़ में एडटेक में काफ़ी इंडल्ज था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो मैंने सोचा नहीं कि अब इंटर्नशिप कैसे लगेगी, तो मैंने सोचा ऑलरेडी मैं एडटेक में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। मैंने एक टेस्ट दिया था ऊबर का, तो मैंने वो फर्स्ट राउंड खोला था, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ही कुछ समझ नहीं आया, वैसे तो कि क्या चल रहा है। तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने टेस्ट कैंसिल करा, मैंने कहा चलो छोड़ो, इंटर्नशिप नहीं लेंगे। तो क्या उस समय मतलब आपका ये भी था कि क्या मैं अपने एडटेक के करियर को ही अपना
फुल टाइम करियर बना सकूं? उस टाइम तो ये था एडटेक अभी भी इंटरेस्टिंग लगता है, तभी यहाँ पे आया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइम पे यही था, मैंने 2-2.5 साल एडटेक किया अभी अलग अलग स्टार्टअप्स में। तो उस टाइम मतलब इसीलिए मैंने टेक इंटर्नशिप छोड़ के एडटेक में अपना कंटिन्यू किया काफ़ी टाइम तक। बट उसके बाद फिर जब टेक का रियलाइजेशन हुआ तो फिर मैंने वहाँ पे पिवट भी मारा, वो आगे बताएंगे। तो वही उसी पे हम आते हैं कि क्या रियलाइजेशन था कि क्योंकि जैसे हमने भी साथ में काम किया है तो मेरे को पता है कि हाँ टीचिंग में जैसे इनका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो उससे हटके टेक में क्या मोटिवेशन थी आने की? क्या सच में ये भी था कि हाँ यार मेरे को वो काम भी पसंद आ रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ दिमाग में था? क्या चीज़ें थी आपके दिमाग में तब? कोडिंग में इंटरेस्ट तो था ही, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस में भी आया था। मतलब मेरा वो सीन नहीं था कि नंबर अच्छे आए इसलिए। पहले ऑल्दो मैं मैकेनिकल में ऑप्ट कर रहा था, हाँ बट फिर मेरे 12th में भी शायद 97 नंबर थे कंप्यूटर्स C++ में। तो मैंने इस पसंद थी कोडिंग, इसलिए मैं आ गया था। बट मेन रीज़न क्या था, एडटेक में भी मज़ा आ रहा था यार, पैसे भी थे, दिख रहा था लॉन्ग टर्म में कि चलो इसमें सस्टेन कर सकते हैं। बट ये था कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टियर 1 कॉलेज में जाना अपने आप में बड़ी बात होती है, तो उसको क्यों छोड़ना, लेट्स एक्सप्लोर दैट। तो मेन मोटिव वही था कि टेक को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगी, देखते हैं क्या होता है। बट मतलब आपका ये था कि यार अगर इतने बढ़िया कॉलेज में आए तो वाई वेस्ट द अपॉर्चुनिटी यार, बेसिकली हमारी वो एक सीट है जो कि हम साइड कर रहे हैं, राइट? तो वो था। सही है सही है। तो अब बेसिकली यार इनका आगे का सिनेरियो यही था कि आप खुद ही बता दीजिए कि जब आपकी प्लेसमेंट लग रही थी तो कौन से महीने में लगी थी, अगस्त या सितंबर में? एंड जब कॉलेज फिर पास आउट हो गया था, एक तो प्लेसमेंट लगने के बाद 4th ईयर में आपने क्या किया, ठीक है वो बताइए। और 4th ईयर ख़त्म होने के बाद जब आप प्लेस हो गए थे और 2 महीने बाद फिर ले ऑफ हो गए थे, तो उसके बाद अपनी पूरी एक बार स्टोरी बच्चों को बताइए बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से। और आपको क्योंकि यार बच्चों काफ़ी कुछ अभी सीखने को मिलने वाला है कि कैसे चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं हम। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 3rd ईयर से, जब मैं एडटेक छोड़ के टेक में आया था। तो ये रियलाइजेशन होने में टाइम लग गया था, क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो जब वो छोड़ के आया टेक में, तो और पता चला कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद कंपनी आने वाली है। और तब तो सोच लिया था कि चलो भाई हम तो टॉपर है, देख लेंगे। बट डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, इतना कुछ करना है। और जब डीएसए का सिलेबस खोला और समझ आया कुछ भी नहीं आता, तब लगा कि भाई अब तो फंस गए। तो उस टाइम पे फिर अगेन वही 12th वाला फेज वापस लाना पड़ा 3 साल पहले, कि चलो भाई ये कर लिया था, ये भी कर लेंगे। ऑब्वियसली बहुत डिप्रेसिंग होता है, देखते हो कि अच्छा मेरे दोस्त लोग तो 2-2.5 महीने से कर रहे हैं। तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग भी होता था कि अभी तो कुछ भी नहीं आता, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू। और मेरे जो कॉमन फ्रेंड ग्रुप में है वो लोग 2-3 साल से डीएसए करके बैठे हैं, तो वहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग लगता है। बट उसी सबको फाइट मार के आप वो बेटर इंसान बनोगे। तो सारा खेल वही है, देखो मेंटल गेम ही है सारा का सारा, कि प्रिपरेशन क्या है, डीएसए का फिक्स सिलेबस है वही पढ़ना है, फिक्स सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ने हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट भी फिक्स्ड है। तो फिर क्या करना है, इट्स मेंटल गेम, वो कंपटीशन है, उसके अंदर आपको आगे बढ़ना है। तो वो 2 महीने बैठ के मैंने फिर वही ग्रीडी अप्रोच लगाई, कुछ नहीं करता था। मैं अपने घर के टॉप वाले फ्लोर पे एक रूम था, वहाँ पे 14-14 घंटे मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी। इतनी कोडिंग करी कि रात में सपनों में भी कोडिंग ही चलती थी। तो उसके लिए अलग से फिर मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये पूरी साइकिल के थ्रू मैं 2 महीने गया। फिर कंपनी जाना स्टार्ट हुई। अब टियर 1 में क्या होता है, सबसे पहले सबसे अच्छी कंपनी आती है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट टाइप। गूगल माइक्रोसॉफ्ट आई, दोनों नहीं निकली। गूगल का क्वेश्चन ही नहीं बना, माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन 2 बन गए, बट लेकिन जीपीए से नहीं हुआ होगा probably। और जीपीए भी कम थी क्योंकि टेक में लगे हुए थे। तो वो और डिप्रेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि अब दिख रहा है कि टाइम भी जा रहा है, कंपनी आ रही है वो भी देना है, तो वो बहुत टफ, मेंटल टफ गेम है वो। बट उसी में सस्टेन कर लिया तो निकल जाता है। तो वो 1 महीना और चला, तब तक मैंने डीएसए अपना काफ़ी हद तक कर लिया था। लास्ट का डीपी ग्राफ थोड़ा सा बचा था, बट वो निकल जाता है बेसिक्स करके। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे। इंटरव्यू में मोस्टली क्या होगा कि डीएसए के वही फिक्स्ड क्वेश्चन होने होते हैं, कोडिंग राउंड टफ होता है, बट इंटरव्यू आसान होता है कंपैरेटिवली। तो अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो इंटरव्यू निकाल लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सेकंड ईयर फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो उसके बाद मेरी प्लेसमेंट लग गई, रिजेक्शन काफ़ी मिले, मोस्टली एमएनसीज ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर स्टार्टअप्स आना स्टार्ट हुए। ये मैंने बोल दिया है, लेकिन इतना इजी नहीं था वो 1 महीने के रिजेक्शन से जाना और फिर भी पढ़ते रहना। और आई थिंक डेली एक कंपनी आती थी टियर 1 कॉलेजेस में। डेली एक कंपनी आती है, अगले दिन ऑलमोस्ट 25 से 30 कंपनी में तो आराम से रिजेक्ट हुए होंगे आप। हाँ, काफ़ियों में शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ, वो अलग डिप्रेशन। काफ़ियों में कोडिंग राउंड देके हो गया, काफ़ियों में ऐसा हुआ कि सारे क्वेश्चन कर दिए फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ, और वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। वो बहुत बुरा लगता है एकदम, जब होप टूट जाती है। तो स्टार्टअप्स फिर एक अपॉर्चुनिटी रहती है। लकीली हमारी कंपनी में, हमारे कॉलेज में स्टार्टअप्स भी आए, तो उसमें से उड़ान एक स्टार्टअप था जो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा पे करता आई थिंक हाईएस्ट पेइंग स्टार्टअप वही था। हाँ, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट कॉम्पिटिटिवली लगभग टॉप एमएनसीज के बराबर हो क्या सीटीसी क्या दे रहे थे वो? उस टाइम 35-36 का था बेस प्लस स्टॉक्स मिला के। तो लगभग ड्रीम पैकेज ही था मेरे लिए। तो उसमें मेरा लग गया और मैं तो खुश हो गया भाई कि अब तो हो गया। तो 3rd ईयर
अगर यही बढ़िया होता है, अगर आप थर्ड ईयर में प्लेसमेंट ले लेते हो, अगले साल बस मौज होती है। तो फिर फोर्थ ईयर मैंने बस मौज की है। ये भी मेरी गलती है, ये भी एक बच्चों के लिए लेसन है कि एक प्लेसमेंट लेके आपको रिलैक्स नहीं हो जाना है, क्योंकि उसके बाद भी शायद डीएसए में और भी टॉपिक्स होते हैं, एडवांस टॉपिक वो मैंने नहीं करे, ये मेरी एक गलती थी। कोर सब्जेक्ट्स में मैं और डीप जा सकता था, शायद डेवलपमेंट सीख सकता था, वो सब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक ऑफर लेके छोड़ दिया और मज़े में लग गया। तो उस समय यार ये बताओ, मतलब क्योंकि जब ऐसा ड्रीम पैकेज लगता है तो पेरेंट्स को क्या फील होता है? वो मतलब तो बेस्ट ही होता है, मतलब वो। और आपकी मतलब पूरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ था या पहली बार ही आप? नहीं, मैं मतलब मेरे से 2 बड़े भाई हैं, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे, हाँ बट उन्होंने जॉब नहीं, वो बिजनेस में गए। हाँ और मेरी जॉब भी ऐसा था, क्योंकि मैं पहले मैं कमा रहा था एडटेक में, फिर मैं जॉब छोड़ के आ गया। तो अब वो देख रहे हैं कि 3 महीने से कमरे में बैठा रहता है, बाहर नहीं आ रहा, और एक दिन फिर मैं उछलता हुआ जाके बताता हूँ कि जॉब लग गई, तो उनको वो दिखता है पूरा प्रोसेस। तो घर वाले तो खुश होते हैं और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है, बट वो सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वो आपका थोड़ा खिंच गया, मतलब 1 साल तक खिंच गया? हाँ, अब फोर्थ ईयर है, सबकी मोस्टली लगी जाती है फ्रेंड्स ग्रुप में, तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर अगले दिन किसी की प्लेसमेंट लग रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है, फ्रेंड ग्रुप बढ़ता जा रहा है, पार्टीज हो रही हैं। तो फोर्थ ईयर पूरा उसमें निकल ट्रिप्स गया। जा रही है फोर्थ ईयर में? हाँ, बस फोर्थ ईयर बस मजे करें, और वो वर्थ इट भी है। चलो, तुमने 11th से भी पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, कॉलेज भी घिस रहे हो, तो फोर्थ ईयर इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि थर्ड ईयर में फोल्ड लिया है, तभी वो फोर्थ ईयर एंजॉय करने को मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ जब कंपनी में हो गया? हाँ, तो उसके बाद फिर बेंगलोर आ गया जॉब के लिए, कॉलेज खत्म हो गया, डिग्री वगैरह मिल गई। अब इधर आ गया। अब स्टार्टिंग में वही था कि अब तो भाई पैसा आ रहा है, लाख लाख रुपए आ रहे हैं अकाउंट में, एकदम बढ़िया ज़िंदगी है। और शुरू में क्या होता है, फ्रेशर को इतना प्रेशर भी नहीं होता। हाँ, किसी कंपनी में नए जा रहे हो तो स्टार्टिंग में वो ट्रेनिंग ही करा रहे होते काम इतना होता नहीं हैं, है। काम कुछ होता नहीं है, बस चिल ज़िंदगी होती है। तो वही चिल ज़िंदगी चल रही थी, सीख रहा था जावा वगैरह। हाँ फिर एकदम से रैंडमली गॉसिप स्टार्ट होती है टीम के अंदर कि कल तो ले ऑफ होने वाला है। हाँ और उस टाइम पे मैं ज़िंदगी में इतने मज़े में हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता ले ऑफ होता क्या है। तो मैं देखा, अच्छा एक्चुअली हम लोगों को भी काफ़ी तभी पता लगा था जब रिसेशन का माहौल सा आ रहा था, सारी कंपनी ले ऑफ कर रही थी। हाँ, तो ये वर्ड फैला था फिर लिंक्डइन पे कि हाँ ये ले ऑफ है। मैंने सर्च करा व्हाट इज़ ले ऑफ, तो उसमें लिखा था कि ऐसे करके एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, हाँ प्रॉफिट वगैरह होता है, जो भी होता है। हाँ तो मेरे को पहले शौक लगा, तब भी मैंने उसको लाइटली लिया, क्योंकि कंफर्ट जोन आ जाता है, फिर तुम फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। हाँ मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा। फिर जब आधा घंटा शांति में बैठा तो सोचा यार मेरे को निकाल दिया तो क्या होगा, हाँ उनको तो अभी 2 महीने हुए, काम भी नहीं आता, हाँ डीएसए पढ़े हुए इतना टाइम हो गया। फिर वो ओवर थिंकिंग के मैं प्रोसेस में घुस गया। 3-4 घंटा मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, जो कंपनी मैंने दिया था वो भी नहीं हुआ, मैं किसी चीज़ में नहीं लग पाया, बस यही सोचता रहा कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। नेक्स्ट डे मीटिंग हुई, बैठ के देख रहे हैं बस कैलेंडर में कि जिन का ले ऑफ होता है उनको एचआर वगैरह एक मीटिंग में बुलाते हैं और बताते हैं आपका ये हो गया है। तो बस बैठ के सब एक दूसरे का कैलेंडर चेक कर रहे हैं, किसको इनवाइट आया, किसको नहीं आया। तो सारे फ्रेशर्स का एक ग्रुप था, उसमें सब बता रहे हैं मेरे को आ गया, मेरे को आ गया, आई एम जस्ट वेटिंग। 1 घंटा हो गया, कुछ लोगों को इनवाइट आ गया, मेरे को नहीं आया। हाँ तो हार्ट बीट बढ़ी हुई है फुल कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जस्ट वेटिंग फॉर दैट चांस कि ना हो, काश please, ना हो। काश ना हो। बट इनवाइट आ गया, हाँ मीटिंग में बुलाया, बहुत फॉर्मली उन्होंने बता दिया कि ये आपका रोल अब नहीं है, कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उनके ऑफिशियल कुछ टर्म्स होते हैं। हाँ डेफिनेटली। अब ठीक है, उस टाइम तो एकदम शॉक्ड, कुछ नहीं पता क्या करना है। उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा क्या इमोशंस जा रहे हैं, बस कुछ हो गया है और अब कुछ करना है। मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गया 2 दिन। 2 दिन में कुछ भी नहीं कर पाया, कंपनी का बचा हुआ काम में ड्राफ्ट भी नहीं कर पाया, मैं कुछ नया स्टार्ट भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं ज़्यादा लोगों को बता भी नहीं पाया, सिर्फ जो 2-3 मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। 2 दिन बाद वो डिप्रेशन वाला फेज फिर रहता है, बीच में इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, कंपनी का लैपटॉप वापस देने जाते हो, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैलरी आना बंद हो जाती है, घर से दूर आए हो अकेले, वो एक अलग फैक्टर है, घर पे बता भी नहीं सकते। हो सकता है लोग बोले घर पे बताओ, इमोशनल सपोर्ट है, बट अगर वो भी एक प्रेशर में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। तो एज एन एडल्ट अब तुम घर वालों का प्रेशर तुम झेलते हो, ना कि तुम्हें अपना प्रेशर होने देना है। तो घर पे भी नहीं बताया, अब बस बैठ के सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। ना डीएसए आता, डेवलपमेंट तो अभी सीख ही रहा था, डीएसए क्योंकि 1 साल पहले किया है, अब और ऑफ कैंपस कभी क्रैक भी नहीं करी। तो बस अब डिप्रेशन में बैठ गया मैं, मेरे को एकदम पैरालाइज हो गया, अब कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। फिर क्या हेल्प किया, फ्रेंड ग्रुप। बोलते हैं ना कि कुछ दोस्त ऐसे बनाओ, 100 दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4-5 ऐसे होने चाहिए जो निकाल दें आपको। तो 4-5 लकीली ऐसे दोस्त थे, राघव भी था, उनको मैंने बताया। उसमें से कुछ थे जिन्होंने ऑफ कैंपस सीए क्रैक किया हुआ था, कुछ सीनियर फ्रेंड्स थे, सबसे बात करी। बात करके पहले मैं उस जोन से थोड़ा बाहर आया
अब और उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये रिसेशन जस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो वो अगेन एक डिप्रेशन फेज जा रहा था कि कंपनी तो और निकाल रही है, हायर कौन करेगा सब, और बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट निकाल रही है, अमेजोन निकाल रही है, सब एमएनसी, सब स्टार्टअप, सब फायर कर रहे हैं, तो हायर कौन करेगा। तो अब वहाँ से नई मेंटल गेम स्टार्ट हुई कि अब प्रिपरेशन करनी है, दोबारा ग्रीडी एल्गोरिदम लगानी है, हर दिन का आउटपुट निकालना है। अगेन मैं दिन का 14-14 घंटे बैठ के कोडिंग कर रहा हूँ। वो डीएसए थोड़ा बहुत याद था, 1 महीने में मैंने पूरा डीएसए वापस से रैप अप करा, सारे कोर्स सब्जेक्ट करे, कंपनीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा। यहाँ पे भी अगेन दोस्तों ने बहुत हेल्प करी कि अब आप उस मेंटल फेज में नहीं रह सकते कि आप बैठ के ओपनिंग्स भी देखो, पढ़ो भी, अप्लाई भी करो, सबके रिप्लाई चेक करो, यू नीड सम हेल्पिंग हैंड्स। तो इसलिए कुछ अच्छे दोस्त बना के रखो। मेरे दोस्त मेरे लिए अप्लाई कर देते थे कंपनी में, मैं मेल पर रिप्लाई देख लेता था, मैं पढ़ रहा होता था। तो उस सब के चक्कर में धीरे करके कुछ रिप्लाईज आना स्टार्ट हुए। 1.5 महीने तक मैं प्रिपेयर हो गया था, फिर कुछ इंटरव्यूज आना स्टार्ट हुए। बट यहाँ पर भी क्या हुआ, मैंने शायद 100 से 150 मेल डाले होंगे मेरे खुद के और फ्रेंड्स की हेल्प से मिला के। उनमें से शायद 10 से 15 पे रिप्लाई आया होगा। उनमें से शायद 3 से 4 ने बोला होगा कि लेट्स शेड्यूल अ कॉल। एट द एंड 2 कन्वर्ट हुए जो इंटरव्यू तक पहुँचे। तो ये इतने रिजेक्शन से नैरो डाउन होते बस वो एक इंटरव्यू का चांस होता है। तो वो जो घंटों की मेहनत है ना, वो एक चांस मिलेगा, उस चांस में निकालना है। तो अपने आप को वैसा प्रिपेयर करना है, ये नहीं रोना कि यार चांस ही नहीं मिल रहा। प्रिपेयर ऐसा करो कि जिस दिन चांस मिलेगा आई विल बी 100% कॉन्फिडेंट। तो मैं वो कॉन्फिडेंस तक पहुंच गया था। चांस मिला, इंटरव्यू दिया, सारे इंटरव्यू क्लियर हो गए। फिर अब इसमें क्या है कि अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जॉब के भी, आजकल नई नई कंपनी बन गई है। लिंक्डइन ने बहुत हेल्प करी, लिंक्डइन पे फ्रेंड्स ग्रुप से मिला के मैंने पोस्ट वगैरह डाली। इवन सरप्राइजिंगली ट्विटर से मेरे को जॉब ऑफर मिले, ट्विटर पे भी टेक कम्युनिटी चलती है। तो इन सबसे मिला के एट द एंड मेरे पास 4 ऑफर आ गए थे उस टफ फेज में। तो उन 4 में से जो मेरे को बेस्ट ऑफर लगा वो मैंने ले लिया। बट उससे अब मेरे को ये लर्निंग मिल गई, उसने मेरे को हम्बल कर दिया। अब मेरे पास कितना भी आ जाए, आज मेरे को कोई 1 करोड़ रुपए भी ला के दे दे, मैं ज़मीन पे ही रहूँगा। तो ये लेसन है सबके लिए कि भाई कितना भी कुछ हो जाए, कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लेना, कभी भी उड़ना मत, हमेशा हम्बल रहना, और अपनी रूट्स याद रखना कि ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें अलग हैं, तुम क्या हो, वो ये सब कभी भी जा सकता है। तो एट द एंड जो तुम बचोगे क्या उसके साथ रह पाओगे, क्योंकि जब कंपनी गई, पैसा गया, कोई सपोर्ट नहीं है, तो एट द एंड मैं अकेला बचा हूँ अपने साथ। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। एग्जैक्टली। तो यार जैसे कि आपने इतनी बड़ी इमोशनल स्टोरी सुनी होगी, बिल्कुल ऑनेस्ट, लाइक मैं खुद भी वैसे मुझे तो पहले से ही सारी बातें पता थी, बट फिर भी जब मैं वापस से सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे खुद अच्छा लगता है यार कि एक ऐसा मेरा दोस्त है जो कि टफ टाइम्स में भी कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकता है। मेरे लिए खुद ही एक मोटिवेशन है। तो आप स्टूडेंट्स भी यार प्लीज़ इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को कभी यार फॉर ग्रांटेड मत लेना। कोई भी प्लेसमेंट लगती है, मेरी खुद जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी ना, तो कहीं ना कहीं मैं ठहर गया था फिर कि यार और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम डीप में मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। बट बाद में जाके ना रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार आपको करना पड़ेगा, अगर करियर में ग्रो करना है वो तो एक अलग पॉइंट है, बट अगेन इवन टू सर्वाइव यू हैव टू बी द वेरी बेस्ट। आज के टाइम पे अगेन जैसे कि हर्ष ने भी बोला था कि जब सारी कंपनी ले ऑफ कर रही थी, उसके बाद भी कैसे मैं अप्लाई करूँ और कैसे जॉब लूँ, तो ऑब्वियसली एक तो आपको बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस वो भी जो कंपनीज कभी कभी हायर कर भी रही है तो वो सिर्फ स्किल्ड लोगों को ही हायर करेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। तब आपका ये नहीं चलने वाला कि यार आप किस IIT से थे या कौन सा आपका कॉलेज था। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हर्ष यार मेरे को ये भी बताइए कि मतलब आपने ये डेफिनेटली बताया कि मतलब बचपन से ही आपकी आदत थी सिचुएशंस को टैकल करने की, टफ सिचुएशंस को, बट वो जैसे जब मेंटल आपका एक मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उस समय मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो टाइम वेस्ट कैसे ना हो उस समय, वो उसके ऊपर आपने क्या किया? जैसे आपने बताया कि यस फ्रेंड्स ने हेल्प की आपकी, वो थे आपके साथ हर समय, बट उसके बावजूद भी कैसे आप मतलब खुद से थोड़ा वो कर पाए कि यार नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो आपने कैसे किया? मतलब तो जब ऐसा डिप्रेसिंग फेज चल रहा होता है ना, तो इंसान यूजुअली अपने आप को एक बबल में कैद कर लेता है। हाँ। और उसके अंदर सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि मैं ख़राब हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें। तो उस बबल का बर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इट्स जस्ट लाइक कि आप एक तूफान के अंदर हो, सब कुछ एकदम ख़राब हो रहा है, जस्ट नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट स्टॉर्म टू सी कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है कि आप देख पाओ, अगर आपको बुरा भी लग रहा है, यू आर फीलिंग सैड, यू आर क्राइंग, तो वो क्यों हो रहा है। तो ये क्या है कि प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे जैसे आप
टफ चीज़ें हैंडल करोगे, जैसे जैसे आप अपने आप को मेंटल सिचुएशंस में डालोगे तो वो आप बेटर होते जाओगे। बट इसके अगर मैं कुछ पॉइंटर्स बता दूं तो फर्स्ट तो ये कि आप अवेयर हो जाओ, आप कुछ फील कर रहे हो तो वो क्यों आप फील कर रहे हो, आपको ये बुरा लग रहा है, ओके आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, यूजुअली ये सोचते सोचते घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो सब नहीं करना, प्रैक्टिकल होना है, सुबह ही अपना बना लेना है कि आज मेरे को क्या करना है। ग्रीडी अप्रोच जो बताया, दिन का आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए, एट द एंड आउटपुट मैक्सिमम निकलेगा। दूसरा है सोशलाइज करना है, उस बबल से बाहर आने के लिए कि इतनी सी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है जो चल रही है। तो लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली से इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा नाम जप लो भगवान का, मेडिटेट कर लो, फोकस बढ़ता है उससे, स्लीप अच्छी आती है, अच्छी स्लीप होगी, प्रोडक्टिव रहोगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, बट एट द एंड ग्रीडी अप्रोच लगाओ, निकल जाएगा। और आई थिंक ये भी एक सोच रख सकते हैं कि यार हमारी जो भी सिचुएशन हो, हमसे खराब भी बहुत सिचुएशन लोगों की रही होगी और फिर भी वो ऊपर आए कुछ ना कुछ करके। परफेक्ट। थोड़ा यार ये बताइए कि अब डीएसए की कैसे आपने प्रिपरेशन की थी और मतलब कितना लीड कोड ग्राइंड किया था? अच्छा। कभी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप से भी कुछ सोचा था, किया था? और जो बाद वाले प्रोजेक्ट से मतलब ऑफ कैंपस के लिए, तो वो कैसे बनाए थे, कौन से प्रोजेक्ट से वो? ओके, तो डीएसए तो अब तो इतना फेमस हो गया, अब तो फेमस ही हो तो गया, सबको पता ही है, बहुत रिसोर्सेज हैं। किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को कोट करना है तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतने सारे हैं और सारे बढ़िया भी हैं। तो फ्री रिसोर्सेज भी हैं, पेड भी है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो जाके कर सकता है। सेम मैंने भी ऐसे कुछ पर्टिकुलर से नहीं करा था, मैंने मिक्स्ड फॉलो करे थे। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग कोई प्लेलिस्ट पढ़ ली, कोई जो भी कोई दोस्त ने बता दिया अच्छी है वो पढ़ ली, यूट्यूब पे कोई टॉप पे दिख गई वो पढ़ ली। तो ऐसे मिक्स करा था। लीड कोड हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई भी लीड कोड उठा लो, कोई लिस्ट उठा लो, कोई शीट उठा लो, वो आपको कर लो, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो लीड कोड में भी ऐसे हर टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। तो वो भी क्या था, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये वाला मेरा टॉपिक हो गया। कॉम्पिटिटिव मैंने ट्राई करी थी, बट वो अगर आप एक बार कंप्लीट कर लो उसके बाद जाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इट्स अगेन पहले आप सारे टॉपिक कवर कर लो, फिर कोई रैंडम क्वेश्चन है तो बन जाता है। बट अगर आप हाफ प्रिपेयर्ड हो फिर सीपी में जाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो एक लास्ट में एक पॉलिश की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर टाइम है तो। टाइम नहीं है तो जस्ट स्टिक टू डीएसए, और वो जो कुछ स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो भी मास्टर करने ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोजेक्ट्स का? प्रोजेक्ट्स में टियर 1 में तो देखो रियलिटी यही है कि प्रोजेक्ट उतने मैटर नहीं करते, बेसिक प्रोजेक्ट चल जाते हैं ऑन कैंपस में। ऑफ कैंपस क्योंकि मैंने ऑफ कैंपस भी किया तो उस वक्त इंपॉर्टेंट थे प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी 2 महीने का ही था। तो प्रोजेक्ट में क्या है कि देखो जुगाड़ लगा सकते हो कि ऑनलाइन उठा लिया, बट इन डेप्थ उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चेक नहीं करेगा कि आपने बनाया या नहीं बनाया, वो बस क्वेश्चन पूछेगा। उस समय आपको पता होना चाहिए, उस समय पता होना चाहिए डेप्थ में क्या है। और बेस्ट ये होता है कि कोई भी लेटेस्ट टेक उठा लो, कोई भी लेटेस्ट प्रॉब्लम उठा लो, दोनों को मिला के प्रोजेक्ट बना दो। आजकल सब चैट जीपीटी से मिला के कुछ भी बना देते हैं और वो प्रोजेक्ट हाईलाइट करता है बढ़िया। तो बेसिकली आप ये भी कहना चाह रहे हो कि हाउ योर रिज्यूमे लुक्स, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राइट रेफरल अगर आपको मिल रहा है वो भी बहुत ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। और राइट रेफरल मिलेगा राइट नेटवर्क से। तो लिंक्डइन तो भाई अपना बाइबल बना लो, लिंक्डइन को डेली चलाओ। आपने लिंक्डइन पे एग्जैक्टली मतलब क्या किया था कि बस रिक्रूटर्स को मैसेज किया था या यू डिड समथिंग एल्स? मतलब मल्टीपल चीज़ें। पहले तो क्या था कि मैं कॉलेज 4th ईयर के एंड से लिंक्डइन पे एक्टिव था, तो कुछ भी पोस्ट वगैरह डालता रहता था, तो थोड़े बहुत फॉलोअर थे उधर। और मेजरली क्या था कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो था उनके भी फॉलोअर्स थे, तो वो वेब बन जाता है पूरा। तो जब मेरा ले ऑफ हुआ मैंने एक पोस्ट डाली कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, फिर मेरे फ्रेंड्स ने वो रिपोस्ट करी तो वो फैल गई बहुत बढ़िया। तो आपका एक नेटवर्क है, दोस्तों से रिपोस्ट करा लोगे तो इट विल रीच टू अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल। वहाँ से काफ़ी लोग एचआर्स वगैरह दिखते रहते हैं, वो कमेंट कर देते हैं कि चलो बात करते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर आपको कोई दिख जाए, कोई हायरिंग पोस्ट दिख जाए, लिंक्डइन पे फीचर होता है कि तो उस पर तो करना ही है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ से मिल जाता है। तो बेसिकली ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आपका ले ऑफ हो भी रखा है तो भी इट इज़ नॉट बैड, मतलब शर्माने की उसमें कोई बात नहीं है, उल्टा ये पॉजिटिव ही रहता है कि आप अगर वो चीज़ पोस्ट कर रहे हो। ठीक है ठीक है। तो लास्टली यार ये बता दीजिए बस, वैसे तो आपने काफ़ी सारे सजेशंस दे रखे थे जूनियर्स को, एक एंड नोट अगर आपको करना हो, सजेशंस देने हो जूनियर्स को कुछ। अच्छा, मतलब देखो अगर अभी आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। और नेगेटिव नहीं सोचना है। यूजुअली ह्यूमन यही सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, आप ही सोचो मेरे पास क्या है। आपके पास 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, ये मत सोचो 2 साल नहीं है। 6 महीने हैं, 6 महीने में बहुत कुछ निकल जाता है, लोगों ने 2 महीने में भी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो क्या है उस पर फोकस करो, स्टार्ट ना हो, ज़्यादा डिले मत करो सोचने में। जब स्टार्ट करोगे अपने आप रास्ता बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहला स्टेप चलो, दूसरा स्टेप अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीडी अप्रोच लगाओ, जैसा बताया, डेली कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसका आउटपुट मैक्सिमम निकल के आ रहा हो, एक सिस्टमेटिक वे से करो। थोड़ा मेंटली अपने आप को क्लियर रखो, ये सोशल मीडिया में मत घुसे रहो।
जो भी आपको अवेयर रहो खुद से, आपको दिख रहा है अच्छा मैं 1 घंटा रील चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम उड़ा दिया, अच्छा मैं 2 घंटे लेट उठ रहा हूँ, सो के कुछ करो कि जिससे जल्दी उठ सको, तो वो अपने आप सेल्फ अवेयर हो कि क्या मिसिंग है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। पर एट द एंड सारा गेम डिसिप्लिन का है। सबको पता है वही डीएसए है, वही 10 टॉपिक है, वही 5 सब्जेक्ट है, वही 4 इंटरव्यू होने हैं। अब बस ये है कि कौन मेंटली उतना स्ट्रांग है, कौन डिसिप्लिन्ड है जो वो कर लेगा। वही रेस है। वही रेस है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच हर्ष थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यार आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होगी इस पॉडकास्ट में, कुछ अलग सा भी आपको एक एंगल दिखा होगा। कमेंट्स में यार ज़रूर बताना अगर आपका भी कोई ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस कभी रहा है और आपने उसको कैसे कोप अप किया, एंड क्या ये देखने के बाद आपको कुछ और चीज़ें समझ आई या नहीं, तो कमेंट्स में वो चीज़ ज़रूर बताना। आपसे मैं मिलता हूँ अगली पॉडकास्ट में, और येस ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें काफ़ी सारे इंजीनियर्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ उनके लिए भी वेट करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।